दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक के अंदर गिरावट थी। अब ये गिरावट क्यों हुई, इसके पीछे वजह क्या, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ रिलायंस पावर से संबंधित कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस पावर ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि उनको सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब ये सर्टिफिकेट किस मामले में मिला है उसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अब क्वार्टर 4 भी आने वाला है। क्वार्टर 4 की क्या उम्मीदें कर सकते हैं हम, और क्या क्वार्टर 4 के बाद रिलायंस पावर कमाल कर सकता है। वैसे काफ़ी लोग हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू और आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ सकती है। अब यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी बड़ा फैसला किया गया जो एक तरह से बहुत बड़ा बूस्ट साबित हो सकता है रिलायंस पावर के लिए, और साथ में इससे संबंधित दूसरी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनियां उनके लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से उसको भी डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर भी एक काफ़ी अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है, और जेपी पावर क्या आने वाले इसमें शानदार प्रदर्शन कर सकता है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात कर लें तो यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत ही निगेटिव हुई। सुबह 28 के आसपास क्लोजिंग थी गुरुवार की 28.70 के आसपास। तो ये जो गिरावट शुरू इसके पीछे वजह थी कि बाजार में तूफानी गिरावट के साथ बाजार ने शुरुआत की। करीब 500 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार में शुरुआत हुई, और इसके पीछे वजह था इजराइल और ईरान के युद्ध का मामला। लेकिन दोपहर के बाद क्लैरिफिकेशन आया कि कोई ज़्यादा हमला नहीं हुआ है और कोई नुकसान ईरान को नहीं हुआ। उसके बाद में बाजार ने पलटी खाई, बाजार तो सुधर गया, लेकिन ये तेज़ी सिर्फ इंडेक्स में स्टॉक के अंदर हुई, बड़े इंडेक्स में। बाकी ओवरऑल मिड कैप की ज़बरदस्त पिटाई होगी, सारे मिड कैप ने गिरावट दिखाई ज़बरदस्त, और ये स्टॉक भी नीचे आया। इंट्राडे में इसने 27.40 का लो भी बनाया, लेकिन जो क्लोजिंग है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ रही 28.05 के आसपास, जहाँ पे 2.26% की गिरावट देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 12 अप्रैल को स्टॉक 27.35 के आसपास था, जहाँ पे 3.5% की गिरावट हुई। 15 अप्रैल को स्टॉक 26.05 के आसपास आ गया, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। 16 अप्रैल को स्टॉक में लग गया अपर सर्किट और स्टॉक आ गया 27.35 के आसपास, जहाँ पे 5% के अपर सर्किट की शुरुआत हुई। फिर 18 अप्रैल को वापस अपर सर्किट लगा और स्टॉक आ गया 28.70 के आसपास, जहाँ पे हमें 2 दिन लगातार अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये 19 तारीख को सर्किट का सिलसिला टूटा और गिरावट हुई, तो ये और भी तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ सकता है। लेकिन पूरा मामला है वो देख सकते हो बाजार का बिगड़ा है। इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा क्वार्टर 4 आ चुका है, और ऐसे में पूरे साल का लोखा जो अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि क्वार्टर 4 आ चुका है, और ऐसे में पूरे साल का लेखा जोखा यहाँ पे एक्सचेंज को जानकारी के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें केफिन टेक्नोलॉजी की तरफ से इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है जो इनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है। तो कंपनी ने पूरे साल इनके शेयर की जो भी सारी जिम्मेदारी संभाली, और अब कहा है कि जो भी उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पे कमी नहीं रही। उन्होंने जो भी शेयर से संबंधित जिम्मेदारी उसको पूरे से निर्वाह किया है, और अब उसको सर्टिफाइड करके दे रहे, यानी सारा का सारा जो पूरे साल भर में जो काम था उन्होंने अच्छे से कर लिया है। और अब यहाँ पे रिलायंस पावर है जो आने वाले समय में अपने शेयरों के लिए किसी प्रकार की चिंता लेने की बात नहीं है, या किसी शेयर होल्डर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी और तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है साल भर के अंदर। इसी की जानकारी एक्सचेंज को दी है और ये सर्टिफिकेट इनको मिला है। इसके अलावा दूसरी एक जो और एक्सचेंज को जानकारी दी गई, जिसमें असिता कॉल एंड एसोसिएट, जिन्होंने रिलायंस पावर और केफिन टेक्नोलॉजी के बीच में जो साल भर जो व्यवहार हुआ उसको लेकर सर्टिफाइड किया है। यानी उन्होंने सर्टिफिकेट देकर कहा है कि केफिन टेक्नोलॉजी ने रिलायंस पावर के शेयरों की जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है, चाहे डिजिटल रूप में हो या फिर फिजिकल रूप से हो। जो भी शेयर थे उनके पास उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम थी उसका सबका निवारण किया है, किसी को कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई है, और यही सब को लेकर उन्होंने भी सर्टिफिकेट दे दिया है। यानी एक तरह से पूरा मामला क्लियर हो चुका है। अब 2024 तक के लिए आने वाले समय में जो भी संभावना होगी वो फिर अगले साल उसको देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि सेबी बहुत ज़्यादा सख्त है इस समय, किसी भी शेयर होल्डर को कोई नुकसान ना हो, और इसीलिए इस तरह से सर्टिफिकेट दिए जाते हैं इन एजेंसियों से, जिससे कि आने वाले समय लोगों का भरोसा बना रहे। अब एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आने वाले समय वाटर बॉडीज़ के ऊपर फ्लोटिंग सोलर फॉर्म्स लगाना चाहते हैं। तो जितने भी वहाँ पे उनके यहाँ पे कैनाल्स हो, डैम्स हो, वहाँ पे अब वो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, और इससे आने वाले समय देखें तो करीब 11,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं ग्रीन एनर्जी के माध्यम से।
और आप देख सकते हो कि इसके लिए यहाँ पे जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, उनका जो टारगेट है कि करीब 22,000 मेगावाट सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी पानी आने वाले 4 से 5 सालों में। तो कुल मिला के देख लो कि काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय निकल के आई है, ये स्पेशली रिलायंस पावर के लिए, क्योंकि रिलायंस पावर सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर तेज़ी से अब काम कर रही है, अपने ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो लेकर आगे बढ़ रही है। और ऐसे में यूपी से जो ये खबर निकल कर आई इनके लिए काफ़ी शानदार है और इसका फ़ायदा रिलायंस पावर उठा सकते हैं। वैसे भी रिलायंस पावर ने काफ़ी बड़े फैसले किए, लगातार अपने कर्ज को कम करिए, कंपनी बहुत जल्द कर्ज मुक्त हो जाएगी। 2024 के लिए उन्होंने डेडलाइन तय कर दी है, 2024 में कंपनी सारा कर्ज चुका देगी और ऐसे में आने वाले में रिलायंस पावर में शानदार तेजी देखने को मिल सकती है और ये काफ़ी अच्छा मौका है इस समय रिलायंस पावर में निवेश करने के लिए। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, रिलायंस पावर सिर्फ ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम नहीं करती बल्कि इनके थर्मल पावर प्लांट भी है। तो हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया है कि 2024 में 12 गीगावाट की कैपेसिटी और यहाँ पे ऐड की जाएगी, यानी आने वाले समय सरकार इस समय थर्मल पावर प्लांट कैपेसिटी को कम नहीं करना चाहते बल्कि इस कैपेसिटी को और ऐड किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय निकट भविष्य में जो बिजली की ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके, क्योंकि अभी भी जो ग्रीन एनर्जी के जो सोर्सेज है उसमें लिमिटेशन है और पूरा करने के लिए अभी भी थर्मल पावर प्लांट की ज़रूरत है। देखो कि यहाँ पे जो हमारे पावर सेक्रेटरी है पंकज अग्रवाल, उनकी तरफ से भी बड़ा बयान निकल कर आया है कि 2032 तक करीब 75 गीगावाट की एडिशनल कैपेसिटी ऐड की जाएगी थर्मल पावर प्लांट की, यानी आने वाले समय भी थर्मल पावर प्लांट का फ्यूचर भी ब्राइट है और इसीलिए कोल बेस्ड पावर प्लांट की कंपनियों के लिए भी आने वाले समय काफ़ी संभावना बनी हुई है और ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस समय मौका देख के तलाश के उसमें निवेश कर सकते हैं, जिसमें रिलायंस पावर और जेपी पावर जैसी कंपनियाँ शामिल है जो काफ़ी कम प्राइस में स्टॉक मिल रहे हैं। अब रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है, कैसे रिजल्ट की संभावना रहेगी। तो अगर हम देखें तो पिछले मार्च में जो सेल्स था वो 1730 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2023 में बढ़ के 1947 करोड़ तक पहुंचा। वैसे सितंबर में 2052 करोड़ के आसपास था, तो सितंबर के मुकाबले दिसंबर में थोड़ा सा कम जरूर हुआ था, लेकिन मार्च के मुकाबले बढ़ा था सेल्स, ठीक है। इसके अलावा कंपनी का खर्च है वो भी बढ़ा है, क्योंकि कारोबार जिससे अभी पटरी पर आने लगा उसका खर्च बढ़ा है। 1889 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो 2310 करोड़ तक पहुंच गया दिसंबर 2023 में। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में है, 159 करोड़ था माइनस 2023 में, जो इसमें -363 करोड़ के आसपास है। फिलहाल कंपनी को लॉस है, मार्च 2023 में कंपनी को 252.7 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और इस प्रॉफिट के पीछे वजह थी कंपनी की अदर इनकम, जो करीब 1170 करोड़ की अदर इनकम हुई थी, इसी वजह से कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था। बाकी ओवरऑल कंपनी अभी फिलहाल लॉस में है। इस बार देखें तो दिसंबर 2023 में 1137 करोड़ का बड़ा लॉस हुआ था, लेकिन इस बार आशा करें कि लॉस थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा और फिर इसके बाद में एक अच्छी तेज़ी यहाँ पे दिखती है, आपको आराम से दिखाई देगी। यहाँ पे एक और बड़ा प्लस पॉइंट है कि मार्च के दौरान अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एफआई का निवेश बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रमोटर की होल्डिंग कुछ कम हुई है, देखो कि मार्च में 23.24% के आसपास है। इसके पीछे वजह कि इन्होंने ऑथम इन्वेस्टमेंट फर्म को अपने शेयर जारी किए इक्विटी के बदले में। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एफआई का निवेश अच्छा खासा बढ़ा है। देख सकते हो कि सितंबर 2023 में 7.66% की होल्डिंग थी, जो मार्च आते थे 13.01% हो चुकी है। काफ़ी ज़बरदस्त, यानी कह सकते हैं कि लगभग एफआई का इन्वेस्टमेंट डबल हुआ है 6 महीनों में। लेकिन डीआई का निवेश कुछ कम हुआ है, 5.16% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो इस समय 4.94% के आसपास है। यानी इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है उनका इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, लेकिन एफआई जम के खरीदारी कर रहे हैं। जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी घटी है, 61.95% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो इस समय 58.80% के आसपास है। कुल मिला के रिलायंस पावर में लॉन्ग टर्म का नजरिया, लेकिन निवेश का ही अच्छा मौका है। अगर आप जिस तरह से कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी उसके बाद में इसकी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अब चलते हैं जेपी पावर की तरफ, तो क्लोजिंग 17.10 पर रही, जहाँ पे 0.58% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो सभी स्टॉक नीचे आए, मिड कैप के हिसाब से ये भी थोड़ा स्टॉक नीचे आए। अब यहाँ पे देख सकते हो इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। मार्केट कैप इसका 11,685 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस की 17 रुपीज़ के आसपास है। लो अगर आप देखें तो 5.55 का और हाई 24 का है, यानी ऊपर के लेवल से भी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है स्टॉक का P24 का है और इसकी बुक वैल्यू 15.60 है। ROC 5.16% है और ROE 0.57% है। फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल इसके बहुत अच्छे हैं। अब पिछले 10 सालों का लेखा जोखा देखें, सबसे पहले सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 9% था, जो 5 ईयर के हिसाब से कम होकर 3% हुआ, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के 21% हुआ। फिलहाल इस TTM 14% है। सेल्स ग्रोथ ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ में तो ज़बरदस्त उछाला है। 10 ईयर के हिसाब से -16% था, जो 5 ईयर के हिसाब से 15% हुआ। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 27%, लेकिन इस TTM 402% का बम्पर उछाल देखने को मिला है। तो प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़े जो है इशारा कर रहे हैं कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आया है वो भी काफ़ी शानदार है। प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल 24% के आसपास, जो अनचेंज है, लेकिन
एफआई ने जम के खरीदारी की। आप देख लो कि 4.65% होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में बढ़ के 5.14% हो चुकी है। मार्च आते ही 6.06% हो चुके हैं। यानी हर क्वार्टर में एफआई इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं और ये शुभ संकेत है। डीआई की बात करें तो उनकी होल्डिंग 21.62% के आसपास थी सितंबर में, जो दिसंबर में घट के 20.46% हो गई और मार्च में 18.46% हुई। तो हमारे बड़े फंड हाउस इस समय इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुक करें। जनरल पब्लिक की होल्डिंग कुछ बड़ी है, 49.74% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो इस समय 51.47% के आसपास ही है। ऐसे में अब Q4 आने वाला है, मुझे लग रहा है कि Q4 शानदार होगा, उसके बाद इस स्टॉक के अंदर तेजी जरूर आएगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि रिलायंस पावर और जेपी पावर में निवेश किया जाए। मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 से 3 सालों में ये स्टॉक 100 का टारगेट दिखाने की ताकत रखती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।